Hello student, in chapter 2 principles of management, in the last video I have discussed about the Henry Fayol's principles of management, in which introduction of Henry Fayol and 3 principles of management developed by Henry Fayol I have discussed with you. In this video I am going to discuss some next प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। डियर स्टूडेंट, जैसा हमने बताया था आपको कि हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स बताए थे और पिछले वीडियो में हमने 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में कुछ और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। साथ ही में सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जो पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से रिलेटेड पूछे गए हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे। तो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट जो 4th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने बताया, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यहाँ पर है आदेश देना, आदेश की एकता। हेनरी फ्योल ने कहा सबॉर्डिनेट को जो भी ऑर्डर दिए जाने चाहिए वह किसी एक बॉस के द्वारा दिए जाने चाहिए। जैसे यहाँ पे इस बॉस ने अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर किया और इस बॉस ने अपने नियरेस्ट सबॉर्डिनेट को ऑर्डर किया। तो इस तरीके से सिर्फ एक बॉस के द्वारा जब ऑर्डर मिलेगा सबॉर्डिनेट को, तो उस कंडीशन में सबॉर्डिनेट के माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई भी क्योस नहीं होगा और उनके द्वारा किए गए ऑर्डर को आसानी से वो पूरा कर पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड का जो मेन पर्पज़ है, दैट इज़ टू अवॉइड कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग व्हाट टास्क इज़ टू बी डन। क्या काम करना है उसके रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको दूर करने का प्रयास करना है। व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन, कब करना है, कैसे करना है, इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब एक सबॉर्डिनेट को जो ऑर्डर दिया जा रहा है एक ही सीनियर से, एक ही बॉस से दिया जा रहा है। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। एक एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ एक बॉस से मिलना चाहिए। डुअल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। डुअल सबॉर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है एक सबॉर्डिनेट के 2 बॉस नहीं होने चाहिए। बिकॉज सबॉर्डिनेट गेट कन्फ्यूज। अगर 2 बॉस होंगे तो एक कुछ कहेगा, उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा, उसी समय दूसरा बॉस कुछ कहेगा, तो अब जो सबॉर्डिनेट है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस बॉस के ऑर्डर को पहले फॉलो किया जाए, कंप्लीट किया जाए। तो इसलिए कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 2 बॉस देंगे तो ही विल गेट कन्फ्यूज हुज ऑर्डर शुड फॉलो फर्स्ट। एज ए रिज़ल्ट देयर इज़ ए लैक ऑफ इफ़ेक्टिवनेस। किसके ऑर्डर को पहले फॉलो किया जाए, तो उस कंडीशन में जो विद इन द टाइम वर्क कंप्लीशन की बात करते हैं, दैट इज़ द कॉल्ड इफ़ेक्टिवनेस, वह नहीं आ पाएगा। इसलिए हेनरी फ्योल ने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर करने वाला जो बॉस होना चाहिए एक ही होना चाहिए। इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इट इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। नो क्योस एंड कन्फ्यूज़न, किसी भी तरह का जो एम्प्लॉयज़ के माइंड में कोई भी मतभेद नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई भ्रम नहीं होगा। नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपीरियर्स में भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक ही बॉस होगा तो किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर 2 बॉस आ जाएंगे तो दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर डिसिप्लिन होगा। लेकिन अगर इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया जाएगा तो इसका जो कंसिक्वेंसेस होगा कि कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ होगा। हमेशा जो एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट है, कंफ्यूज रहेगा किसके ऑर्डर को फॉलो करें, किसके ऑर्डर को नहीं फॉलो करें। सबॉर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय गिविंग एक्सक्यूजेज़। और सबॉर्डिनेट को ये चांस मिल जाएगा बचने का कि
हम तो दूसरे बॉस का काम कर रहे थे इसलिए आपका काम नहीं कर पाए, इसलिए वह आसानी से एक्सक्यूज़ेस करेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेगा। तीसरा जो कंसिक्वेंसेस होगा इसका, ईगो क्लैसेस अमॉन्ग डिफरेंट सुपीरियर, जो एक से ज़्यादा बॉसेस होंगे तो दोनों आपस में ईगो क्लैश होगा, ये आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे और इसका आगे जो रिज़ल्ट होगा कि डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ आएगा। तो हेनरी फ्योल ने ओवरऑल यही कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना चाहिए, जिससे क्योस एंड कन्फ्यूजन से बचेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन होगा और कन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपीरियर्स नहीं होगा और वर्क विद इन द टाइम पूरे हो जाएंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिवनेस आएगा। नेक्स्ट आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हेनरी फ्योल ने कहा कि वन मैन वन प्लान पर वर्क होना चाहिए, मीन्स वन मैन वन हेड, या हम कह सकते हैं वन यूनिट वन प्लान पर। इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल ने कहा, जैसे अगर एक डिपार्टमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस परचेज़ डिपार्टमेंट है तो परचेज़ डिपार्टमेंट सिर्फ परचेज़ के वर्क पर ही फोकस करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ही फोकस करेगा, बाकी और किसी एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेगा। तो यहाँ पर वन मैन वन हेड जो बात कही गई, इसको आप वन यूनिट वन प्लान से भी समझ सकते हैं। इट इम्प्लाइज़ वन मैन वन हेड फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ विद सेम ऑब्जेक्टिव। जैसा हमने कहा, अगर प्रोडक्शन का वर्क है तो सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ही उस डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ करेंगे, बाकी कोई एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नहीं करेंगे। ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस एफर्ट्स। अगर हम इसको फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसका जो ओवरऑल पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, यूनिटी ऑफ एक्शन होगा, जो एक्शन होगा उसमें एकता होगी और फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर नहीं फॉलो किया जाएगा तो इसका जो रिज़ल्ट होगा, नेगेटिव जो रिज़ल्ट्स आएंगे, कंसिक्वेंसेज आएंगे, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाएगी अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे और डिफ़िकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा। तो बिल्कुल जो यूनिट होगी, वन हेड होगा, तो यहाँ पर एक प्लान को फॉलो करेंगे, उसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स होंगे वो उन्हीं के गाइडेंस में आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल एक ही दिशा में जाएंगे। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर दिशा है और एक ही दिशा में सभी लोग जाएंगे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो सिर्फ प्रोडक्शन का काम करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो सिर्फ मार्केटिंग का वर्क करेगा। इस तरीके से जब वन यूनिट वन प्लान के ऊपर काम करेगी तो गोल आसानी से अचीव हो जाएंगे। ये हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल में फोकस किया। अब 2017 में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के ऊपर। एक्सप्लेन ब्रीफली यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड ऑर्डर एज प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो इसमें हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर नहीं डिस्कस किया है, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डिस्कस किया है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको दिखाया है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जैसा हमने अभी आपको बताया कि वन यूनिट वन प्लान या वन मैन वन हेड की बात किया गया। तो सी हियर, सीबीएसई ने जो आंसर सजेस्ट किया, तो इसमें जो ये आंसर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया था टोटल 3 मार्क्स में, जिसमें 1.5 मार्क्स ईच प्रिंसिपल पे पूछा गया था। तो अभी हम आपको सिर्फ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात की है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर के आंसर को हमने डिस्कस किया आपसे। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। इसका एग्जांपल दे करके भी इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ये एक नेचर है क्वेश्चन को पूछने का, साथ में केस स्टडी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं, दोनों में डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों थोड़े सिमिलर लगते हैं लेकिन बहुत माइनर इसमें है।
चेंजेस हैं। तो वन सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, मीन्स एक सबॉर्डिनेट को सिर्फ एक ही सीनियर से, एक ही सुपीरियर से जो ऑर्डर मिलना चाहिए और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होगा। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जो मीनिंग हमने डिस्कस किया, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। एक वन हेड होगा और वन प्लान के ऊपर काम करेंगे। जैसे परचेज़ डिपार्टमेंट है तो सिर्फ परचेज़ से रिलेटेड वर्क करेगा, और यहाँ पे जो परचेज़ मैनेजर होगा उसके साथ जितने भी सबॉर्डिनेट होंगे सिर्फ परचेज़ के वर्क को करेंगे। एम जो होगा, एम के बेस पर जब डिफरेंस करते हैं तो इट प्रिवेंट्स डुअल सबॉर्डिनेशन। जो यूनिटी ऑफ कमांड है डुअल सबॉर्डिनेशन को दूर करता है, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो एम है इट प्रिवेंट्स द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होगा, दोबारा कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि एक यूनिट जो होगा एक ही काम को करेगा। तो एक प्लान के ऊपर एक हेड फोकस करेगा तो दूसरा कोई भी जो हेड होगा उस पर्टिकुलर वर्क को दोबारा नहीं करेंगे, तो ओवरलैपिंग से बचेंगे। तीसरा, इम्प्लीकेशन के बेस पर जब डिफरेंस करेंगे, इट अफेक्ट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉई, ये एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई को इफ़ेक्ट करता है, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करता है। तो ये इसके बीच में डिफरेंस है, कभी कभी डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे डिफरेंस भी आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने बताया, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है या टारगेट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसके ऊपर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट। आप ये समझें कि हर एम्प्लॉई जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आता है तो उसके पीछे उसका कुछ पर्सनल एम या टारगेट होता है, इंटरेस्ट होता है। उसी इंटरेस्ट को, उसी टारगेट को पूरा करने के लिए वह ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आता है। तो उसके माइंड के अंदर यही रहता है कि हमें अपने टारगेट को पूरा करना है, लेकिन उसका टारगेट तभी पूरा होगा जब ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा होगा। हेनरी फ्योल कहते हैं कि इंडिविजुअल का जो टारगेट है वो तभी पूरा होगा जब ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, जो कॉमन इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, इसको सुपरसीड करना चाहिए, वह ऊपर होना चाहिए इंडिविजुअल के, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के ऊपर। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पूरा होगा तभी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट पूरा होगा। इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हेनरी फ्योल आगे कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल का भी वही इंटरेस्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोथ ग्रुप्स आर इन द डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन दोनों का एम अलग अलग है, तो देन द मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकनसाइल द इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एंड इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल द इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सेक्रीफाइड फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हेनरी फ्योल कहते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में दोनों का इंटरेस्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है, डिफरेंट है, दोनों की अलग अलग उनका एम है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, तब मैनेजर को उसमें रिकनसाइल करना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के साथ। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो इंडिविजुअल जो गोल है, इंटरेस्ट है, उसको सेक्रीफाई करने की बात करनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने की बात की जानी चाहिए। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा तभी आगे इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट हैं वो अचीव हो पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉई यहाँ पर फॉर्म में, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आता है, उसका पर्पज़ होता है कि उसकी अर्निंग मोर होनी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए। अब वो लगातार डिमांड करता है कि मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी सैलरी तभी बढ़ाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन की इनकम, सेल बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी,
तभी जो है उसकी सैलरी इंक्रीज़ की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ करके पहले इस एम्प्लॉई को ऑर्गेनाइजेशन की सेल को प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, और जैसे ही प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ेगा ऑटोमेटिकली इस एम्प्लॉइज़ की जो सैलरी है वह इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे दोनों के गोल अचीव हो जाएंगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट को फॉलो करता है तो इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तालमेल अच्छा होगा। और अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं होगा, और डिससेटिस्फैक्शन एमंग द एम्प्लॉइज़ बढ़ेगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वह भी नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हुआ तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो डिससेटिस्फाइंग होंगे ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ से। तो ये इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर आएगा। नेक्स्ट अब आते हैं, 7th है प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन टू पर्सनल। पर्सनल का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय से है कि इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल ने कहा एम्प्लॉइज़ को, जो काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक फेयर रेम्युनरेशन मिलना चाहिए ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कर सकें, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, इट मीन्स मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी शुड बी फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल, which would give at least a reasonable living standard. It should be in paying capacity of the company and wages act of government. हेनरी फ्योल कहते हैं कि एम्प्लॉइज़ को जो रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, जिसको हम सैलरी कहते हैं, जिसको वेजेस कहते हैं, जिसको इंसेंटिव कहते हैं, ये सभी कुछ जो उसको मिल रहा है वह फेयर होना चाहिए, जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए, और साथ में जो पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी है जिसमें एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीन्स जो कंपटीटर्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी दिया जाना चाहिए। पर्पज़ है क्योंकि जब सैलरी उसको एक प्रॉपर दिया जाएगा, फेयर रेम्युनरेशन दिया जाएगा, तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा, और उसका अगर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा उस सैलरी से, तभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की बात करेगा। तो इसलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय बना रहे, लॉन्ग टर्म तक अपनी सर्विसेज देता रहे ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको फेयर रेम्युनरेशन देना चाहिए। साथ में हेनरी फ्योल ने कहा जो वेजेस एक्ट गवर्नमेंट का होगा, जो रूल्स है कि मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, तो उस रूल को भी आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि पर्सन को एक जो मिनिमम वेजेस का टारगेट गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी दिया जाए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन इस अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है तो इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, मोटिवेटेड एंड कमिटेड एम्प्लॉइज़ उसको मिलेंगे। जो वर्क फोर्स होगा उसका जो एम्प्लॉइज़ होगा वो मोटिवेटेड होगा, कमिटेड होगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर बिलोंगिंगनेस आएगा, और ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ वर्किंग होगा। वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाने की बात नहीं करेगा, वो लगातार यहाँ पर फ्यूचर में फॉरएवर काम करने की बात करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर हमें एक प्रॉपर सैलरी मिल रही है, हमें किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेगा तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इंक्रीज़ इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज़ लगातार जो है वो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाते रहेंगे, क्योंकि उनको फेयर रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में उनको ज़्यादा रेम्युनरेशन मिलेगा वहाँ पर वो जाते रहेंगे। तो ये एक समस्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगी। जो दूसरी प्रॉब्लम आएगी, डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। अगर एम्प्लॉइज़ काम करेगा तो वो डिससेटिस्फाइड रहेगा, डीमोटिवेटेड रहेगा, और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो टारगेट है वह अचीव नहीं हो पाएगा। तो दिस विल बी द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल। इसके ऊपर जो क्वेश्चन 2017 में पूछा गया,
पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड स्केलर चेन एज ए प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो 2 पूछा गया, तो अभी हमने आपसे 1 डिस्कस किया, इसलिए पहले इसका आंसर आप देखिए। रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज़, सीबीएसई का जो सजेस्टेड आंसर है, इट स्टेट दैट द रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ शुड बी पेड फेयर वेजेस होना चाहिए। वी शुड गिव देम एट लीस्ट ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। तो इस तरीके से इसको आंसर देंगे। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में पूछा गया था, जिसमें पर प्रिंसिपल 1.5 मार्क्स था, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये आंसर था। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन पावर एट इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सेंट्रलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्पर्सल among more than 1 person, दैट इज़ एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जब अथॉरिटी को जो पावर है डिसीजन मेकिंग का, यह सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट में होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर होगा वो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा। और जब पावर जो अथॉरिटी है यह मैनेजमेंट के एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिस्पर्स कर दिया जाएगा, उनके बीच में दे दिया जाएगा। हर लेवल का जो ऑफिसर है, मैनेजर है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, ए कंपनी मस्ट नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और नॉट कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। हेनरी फ्योल कहते हैं कि कोई भी कंपनी पूरी तरीके से ना तो सेंट्रलाइज्ड हो सकती है ना तो डिसेंट्रलाइज्ड, बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वे कहते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा और सेंट्रलाइजेशन जो होगा वह कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, तो डिसेंट्रलाइजेशन हमें करना ही पड़ेगा। अथॉरिटी को नीचे सबऑर्डिनेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हों और कुछ रूटीन वर्क से रिलेटेड चीज़ें डिसेंट्रलाइज हों। तो हेनरी फ्योल का यहाँ पर जो पर्पज़ था कि जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग्स हैं वह सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, और जो रूटीन वर्क से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको डिसेंट्रलाइज्ड कर देना चाहिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा कि फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, नो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी होगा। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता है तो इसका जो कंसिक्वेंसेस होगा, डिले इन एक्शन होगा, काम समय पर पूरा नहीं होगा, क्योंकि अथॉरिटी आपने नहीं दिया सबऑर्डिनेट्स को, तो अथॉरिटी चाहिए, तो डिले इन एक्शन होगा इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। अगर आपने पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन कर दिया, पूरी की पूरी अथॉरिटी टॉप लेवल पर है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर अथॉरिटी नहीं है, तो हर चीज़ के लिए यहाँ पर पूछना पड़ता है सबऑर्डिनेट को, तो उस केस में जो है डिले इन एक्शन होगा और वर्क समय पर पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, तो एक चांसेस होगा कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी हो सकता है इन केस ऑफ कंप्लीट लेकिन अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो मिसयूज़ के चांसेस होगा। इसीलिए हेनरी फ्योल ने कहा ना तो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ये कॉम्बिनेशन किसके आधार पर डिसाइड होगा? नेचर एंड साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो अगर ऐसा करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग होगा फास्ट होगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, नो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी होगा और गोल अचीवमेंट ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब यहाँ पर होता है चेन ऑफ कमांड।
अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, स्केलर चेन मीन्स फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिडिल लेवल और मिडिल लेवल से लोअर लेवल पर आएगी। इट स्टेट दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आना है तो बाकायदा एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो, मीन्स टॉप लेवल से पहले मिडिल लेवल से लोअर लेवल तक आना चाहिए और ये चेन स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए जनरल कंडीशन में। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी उन्होंने कहा गैंग प्लैंक को फॉलो करना चाहिए। और गैंग प्लैंक क्या है? एक शॉर्टर रूट है प्रोवाइडेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज़ एट द सेम लेवल। जो सेम लेवल पर काम करने वाले दो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो चाहें तो गैंग प्लैंक को फॉलो करेंगे, लेकिन इसको उन्होंने परमिशन दिया सिर्फ इमरजेंसी केस में, बाकी नॉर्मल केस में आपको गैंग प्लैंक फॉलो नहीं करना है। अब इसको आप एक डायग्राम से समझने का प्रयास करें। यहाँ पे डायग्राम में बताया गया कि सपोज करिए कि E हैज़ टू कम्युनिकेट विद O, E को कम्युनिकेशन O के साथ करना है। तो इस केस में जो कम्युनिकेशन होगा नॉर्मल केस में, द ऑर्डर वुड बी E से D तक जाएगा, D से C तक जाएगा, C से B तक जाएगा, B से A तक जाएगा, उसके बाद L के पास आएगा, फिर M के पास जाएगा, फिर N के पास आएगा और O तक पहुंचेगा। इस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर, और इसका जो पर्पज़ है, ऐसा हेनरी फ्योल ने क्यों कहा, इससे कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। कोई भी एम्प्लॉइज़ इस चेन में जो रहेगा टॉप लेवल टू लोअर लेवल तक, कोई ये नहीं कहेगा कि हमें ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात किया गया कि चेन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, टॉप टू लोअर और लोअर टू टॉप तक सीक्वेंस में ही जाएगा। स्किपिंग इज़ नॉट अलाउड बट इन केस ऑफ इमरजेंसी। लेकिन अगर इमरजेंसी में ई और ओ के बीच में कम्युनिकेशन होना है तो यहाँ पर गैंग प्लान को अलाउ किया गया, जिसमें दो सेम लेवल के ऑफिसर आपस में बिना इस चेन को फॉलो किए हुए कम्युनिकेशन करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन को यहाँ पर गैंग प्लान कहा गया। ये 1 मार्क्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है तो इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन होगा, नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, इंफॉर्मेशन की स्कीपिंग नहीं होगी। और अगर ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता है तो जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वायलेशन के केस में, चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप होगा, नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप। यहाँ पर कोई भी क्लैरिटी नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में। तो इसलिए हेनरी फ्योल ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप ना हो, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप एकदम क्लियर हो, तो स्केलर चेन प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2017 में जो सेट आते हैं क्वेश्चंस के, उसमें एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन ब्रीफली रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड स्केलर चेन। तो स्केलर चेन अभी हमने आपसे डिस्कस किया एज ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो स्केलर चेन के बारे में आप यहाँ पे देखें, स्केलर चेन हमने अभी आपसे डिस्कस किया। तो सेम आंसर यहाँ पर स्केलर चेन का यहाँ पे दिया गया और बाकायदा डायग्राम से उसी चीज़ को समझाया गया। गैंग प्लैंक पे दिखाया गया कि सी और एम के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है इन केस ऑफ इमरजेंसी, और बाकी टाइम जो है यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन होगा डी से सी, सी से बी, सी और बी से ए, फिर एल, एम और एन तक कम्युनिकेशन किया जाएगा। और इसके ऊपर 3 मार्क्स था। तो अगर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है तो आप इसको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो आपका जो आंसर होगा बड़ा ही इफ़ेक्टिव होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स से रिलेटेड, और साथ में केस स्टडी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आगे वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो
2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्केलर चेन हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। तो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड अभी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल है, आगे हम डिस्कस करेंगे। स्केलर चेन हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, तो उसका उसी प्रकार आंसर देंगे जैसा आपको पहले बताया गया। ये CBSE का आंसर, इसको भी आप देख सकते हैं और स्क्रीन शॉट ले करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वंस अगेन।